हाय। तो आज हम करेंगे एंग्जाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म्स। इससे पहले हमने साइको एनालिसिस के जितने भी टॉपिक थे जो फ्रॉइड ने दिए थे वो सब कवर अप कर लिए। अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, एंग्जाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ने से पहले आपको एंग्जाइटी को समझना होगा। तो सबसे पहले हम एंग्जाइटी को समझते हैं। नॉर्मल टर्म में एंग्जाइटी क्या होती है? जब आप बिना बात के चिंता करते हो उसे एंग्जाइटी बोलते हैं। आपको स्टिमुलस नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है, बट आपको घबराहट होती रहेगी, ठीक है, आप बिना बात की चिंता करते रहोगे, उसे एंग्जाइटी बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, अगर आप डीएसएम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो। अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एंग्जाइटी क्या होती है? जब आपकी ईगो खतरे में होती है ना, तब आपको एंग्जाइटी होती है। मीन्स जब आपको लगता है कि अभी मेरी ईगो खतरे में है, तो आपको घबराहट होगी, आपको टेंशन होगी, आपको स्ट्रेस होगा, उसे उन्होंने कहा है फ्रॉइड ने एंग्जाइटी। समझ गए इतना? नॉर्मल टर्म एंग्जाइटी मीन्स आपको बिना बात की चिंता हो रही है, आपको स्टिमुलस नहीं पता, बस आपको ऐसी ही चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एंग्जाइटी क्या होती है? जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी ईगो खतरे में है, तब आपको घबराहट होती है, आपको चिंता होती है, वो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एंग्जाइटी है। अब हम ये देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। मोस्टली तीन तरह की एंग्जाइटी होती है। पहली होती है रियलिटी एंग्जाइटी। रियलिटी एंग्जाइटी मीन्स जब आप किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से डर रहे हो, मतलब कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है एंड उसकी वजह से आपको डर लग रहा है, तो वो है रियलिटी एंग्जाइटी। लेट्स सपोज कि मेरे सामने एक स्नेक है एंड स्नेक को देख के मैं डर रही हूँ, तो वो डर बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मुझे किसी एक खतरनाक ऑब्जेक्ट को, किसी एक खतरनाक स्टिमुलस को देख के वो डर लग रहा है, तो वो होगी रियलिटी एंग्जाइटी, जब सच में कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है और आप डर रहे हो। सेकंड होती है हमारी न्यूरोटिक एंग्जाइटी। अब न्यूरोटिक एंग्जाइटी मीन्स जब आपको ये डर है कि जो आपका इड है ना, वो कहीं टेक ओवर ना कर ले, कहीं वो आपसे वो काम ना करवाते जो आप नहीं करना चाहते। सेकंड न्यूरोटिक एंग्जाइटी का सिंपल मतलब ये है कि आपको डर है कि इड अनकंट्रोलेबल ना हो जाए और आपसे अनएक्सेप्टेबल थिंग्स ना करवा ले। अब आती है हमारी थर्ड, मॉरल एंग्जाइटी। मॉरल एंग्जाइटी में क्या होगा? इसमें आपको डर है कि आप कहीं सुपर ईगो को हर्ट ना कर दो। आपकी सुपर ईगो कैसे हर्ट होगी? वो हर्ट होगी जैसे कि आपको ये डर है कि कहीं जो मॉरल रूल सेट किए गए हैं, ये जो सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स वगैरह हैं, कहीं आप उन्हें ना ब्रेक कर दो। इस चीज़ का आपको अगर ब्रेक कर दिया तो गिल्ट होगा, अशेम्ड फील करोगे। इस चीज़ की वजह से कहीं रूल्स ना ब्रेक हो जाए, इसलिए आपको मॉरल एंग्जाइटी होगी। ये तीन तरह की एंग्जाइटी थी, बस आपको ये समझनी है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म्स पे। ये सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक है आपके पूरी साइकोलॉजी का एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म्स होते क्या हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? आपकी ईगो ना अनकॉन्शियसली कुछ आपसे ना स्ट्रेटजीज परफॉर्म करवाती है। आपको वो खुद नहीं पता कि आप कर रहे हो, बट वो चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही हैं सो दैट कि आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा से बचाया जा सके। मतलब आपकी बॉडी ना आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, कि आपको कोई शॉक ना लगे, आपको ट्रॉमा ना लगे, इसलिए वो कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती है, उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म्स बोलते हैं। एंड ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं सब अनकॉन्शियसली होती हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आई गेस दो या तीन स्ट्रैटेजीज हैं जो आप कॉन्शियसली परफॉर्म करते हो, मतलब जानबूझ के करते हो। उसके अलावा जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं सब के सब अनकॉन्शियस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट रिप्रेशन से। अब ये रिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है जब आप अनकॉन्शियसली जो भी चीज़ें आपको हर्ट की हैं, ठीक है, आपके पास ट्रॉमास, आपकी मेमोरीज, जो डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो सकती, वो अनकॉन्शियसली सप्रेस हो जाती है, आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके बचपन में ऐसे कोई भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। मान लो आपने कोई स्टेज परफॉर्मेंस देने गए आप एंड वहाँ पे आप फंबल करने लगे, ठीक है, आपसे नहीं बोला गया, आपको घबराहट होने लगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको बार 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 याद आएंगी तो आपको एंग्जाइटी होगी। तो आपकी बॉडी क्या करती है? इस मेमोरी को दबा देगी, अनकॉन्शियस माइंड में भेज देगी ये, सो दैट कि आपको ये मेमोरी दोबारा याद ना आए और आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी ना हो। समझ गए इतना? ये थी आपकी फर्स्ट टेक्निक जिसका नाम था रिप्रेशन।
अब आती है हमारी सेकेंड टेक्निक, डिनाइल। डिनाइल में आप मानने से ही इनकार कर देते हो वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक न्यूली वेड है, ठीक है, नई नई शादी हुई है एक कपल की, एंड फर्स्ट डे जब हस्बैंड अपने काम पे जाता है तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो पुलिस वाले वाइफ को बताते हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब वाइफ के लिए ये एक शॉक हो सकता था, ठीक है, एक ट्रॉमा। अब वाइफ के लिए ये न्यूज़ ना एक सदमा हो सकता था, शॉक, ट्रॉमा में जा सकती थी वो वाइफ। तो इस ट्रॉमा या सडन शॉक से बचने के लिए उसकी बॉडी ने क्या किया, डिनाइल कर दिया, मतलब डिनाई कर दी चीज़। डिनाइल मीन्स आपने उस चीज़ को मानने से ही इनकार कर दिया। वाइफ क्या बोलेगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे हस्बैंड हो ही नहीं सकते, अब जाके दोबारा चेक करो, वो पक्का कोई और होंगे। अगर उसे ये भी पता चल गया, ये भी कंफर्म हो गया कि उसके हस्बैंड है, तो वो बोलेगी नहीं नहीं, ये मर नहीं सकते। अब डॉक्टर को बोलो कि अच्छी तरह इलाज करें, नहीं नहीं अभी भी चांस है, अब जाके बचाओ उन्हें, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो मर नहीं सकते। वैसे ना चीज़ें बोलेगी कि मतलब वो मानेगी ही नहीं कि उसके साथ ये चीज़ हो चुकी है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कि बहुत बुरा कुछ हो चुका है, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, आपको कोई छोड़ के चला गया, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो आप सडन शॉक में चले जाते हो, आपको ये नहीं समझ में आता कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप मानने से ही इनकार कर देते हो सो दैट कि आपकी बॉडी को शॉक ना लगे। उस शॉक से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। अब आता है हमारा थर्ड, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन ना हर बच्चे ने यूज़ किया बचपन में, एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टेक्निक है। अभी प्रोजेक्शन ना बहुत ज़्यादा फेमस भी है। फेमस इसलिए क्योंकि इसी के बेसिस पे ना जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है ना वो बनाए गए हैं, जैसे रोशाक, टीएटी वगैरह, वो सब इसी के बेसिस पे बने हैं। तो अब प्रोजेक्शन होता क्या है? प्रोजेक्शन मीन्स आपकी जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है, मतलब आप नहीं मानना चाहते कि वो फीलिंग्स आपकी है, इसलिए आप वो फीलिंग्स किसी और पे डाल देते हो। अब इसी पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपका एग्ज़ाम था और आप एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं गए, आपका स्कोर बहुत बुरा है। अब घर वालों से आपको डांट पड़ती, तो आपने क्या किया, उस डांट से बचने के लिए सारा ब्लेम टीचर पे डाल दिया कि टीचर अच्छी नहीं थी, टीचर मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वो जानबूझ के मुझे फेल करना चाहती है सो दैट कि मैं आगे ना जाऊँ, टीचर मुझे पसंद ही नहीं करती। ये सारी क्या थी, प्रोजेक्शन। मतलब कि बच्चे ने अपनी जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स थी वो टीचर पे डाल दी। अब आती है हमारी फोर्थ टेक्निक, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में ना आप अपने इमोशंस को ना रीडायरेक्ट कर दोगे किसी सेफ और इजी स्टिमुलस पे। अब एग्जांपल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा ये। मान लो कि एक एम्प्लॉय है, उसके बॉस ने उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया। अब अगर वो बॉस पर उल्टा चिल्ला देता तो उसकी नौकरी चली जाती, फिर अपने वो बिल्स कैसे भरता या अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करता, नहीं कर पाता। इसलिए वो बॉस पे नहीं चिल्ला सकता, तो वो क्या करता है, घर आके जो अपनी वाइफ है उस पर चिल्लाता है, क्योंकि उसका सेफ टारगेट है। तो उसने क्या किया कि अपना जो एंगर था, ठीक है, जो बॉस पे निकलना था, वो वहाँ पे नहीं निकाला, वो घर पे आया, अपनी वाइफ पे चिल्लाया उसने, क्योंकि उसे पता था कि अगर वाइफ पे चिल्ला दिया तो क्या ही हो जाएगा, कल उठ के सुबह सॉरी मांग लूंगा, क्योंकि वो सेफ टारगेट थी वाइफ। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ हस्बैंड पे नहीं चिल्ला पाई, तो उसने क्या किया, वो अपने जो बच्चा है उस पर चिल्ला दिया उसने, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग सेफ टारगेट था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस इंसान ने जिस पे इमोशंस को निकालना था उस पे नहीं निकाल पाया, क्योंकि अगर उस पे अपने इमोशंस को निकाल देता तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता उसके साथ, उसकी नौकरी वगैरह चली जाती। तो वो सेफ टारगेट ढूंढता, उस पर अपने सारे इमोशन वेंट आउट कर देता। समझ गए? इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, रिग्रेशन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 हर स्लाइड में लिखा होगा, तो ये मत सोचना कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। वो बस जब स्लाइड्स बन रही थी ना तब एआई ने ऐसा कर दिया, वैसे सब कुछ वैसे ही है। वैसे एज सच इसमें कोई पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं होते। अब आता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स जब आप किसी स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो आप ना जो पुराने जो स्टेजेस थी ना, जैसे हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ी थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिक्सेशन हो जाती है। अगर सपोज करो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, तो आप उन स्टेजेस में से किसी एक स्टेज में पहुंच जाओगे, एंड वो स्टेज का जो फिक्सेशन थी ना वो परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। अब मान लो कि एक बच्चा 5th क्लास का स्टूडेंट है, एंड उससे नहीं पढ़ा जा रहा, टीचर बहुत ज़्यादा डांट रही है उसे, बाकी बच्चे बुली कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि बच्चे की फिक्सेशन हो जाएगी, बच्चा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए पुरानी स्टेज में चला जाएगा। पुरानी स्टेज कैसे, फॉर एग्जांपल ओरल स्टेज में चले जाना। ओरल स्टेज में क्या होगा कि वो थंब सकिंग करेगा,
ठीक है, टेम्पर टेंट्रम शो करेगा, ज़िद्दी हो जाएगा, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे ज़मीन पे लेट के हाथ पैर ऐसे मारना नहीं शुरू कर देते कि नहीं नहीं मुझे तो अब भी चाहिए ये चीज़, वैसे बिहेवियर, मतलब छोटे बच्चों जैसा बिहेव करना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैंडल नहीं हुई, इसलिए क्या हुआ कि पिछले किसी स्टेज में चले गए एंड वो वाला बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, छोटे बच्चे वाला। इसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे आप रियल में फील करते हो, आप वैसा प्रिटेंड नहीं करते, आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट प्रिटेंड करते हो सामने वाले इंसान की तरफ। मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, उनमें से एक ना सामने वाले से जेलिस होता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बट वो ऐसा शो करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो रियल फीलिंग थी ना वो बाहर नहीं आई, बल्कि उसकी बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग बाहर आती है, वो होता है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन। अब आता है हमारा सेवन्थ पॉइंट, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि आपका जो बिहेवियर है ना उसे जस्टिफाई करने के लिए आप एक ऐसा एक्सक्यूज दोगे जो गलत होगा बट वो लॉजिकल लगेगा। अब मान लो कि आपके पेरेंट्स ने आप पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया, अब आप क्या बोलोगे कि मेरे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा मीन है, बहुत ज़्यादा रूड है, वो हमेशा मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं, ठीक है, मे भी उन्हें काम का स्ट्रेस है, शायद इसलिए वो मीन होते हैं मेरे साथ, आप ये चीज़ बोलोगे। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना कि शायद हाँ बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस होगा इसलिए पेरेंट्स ने बच्चों पे चिल्ला दिया होगा, बट बच्चा ये नहीं देख रहा कि उसने क्या किया था, उसने ना ग्लास तोड़ दिया। अब ग्लास के जो पीसीस थे वो उससे चुभ सकते थे, उसे चोट लग सकती थी, पेरेंट्स ने बस ग्लास टूटने की वजह से उसे डांटा था। अब उसने अपना बिहेवियर जस्टिफाई करने के लिए क्या किया, पेरेंट्स पे बोल दिया। जब मैंने आपको ये कहानी बताई तो आपको सुनने में तो ऐसे ही लगा ना कि बच्चा लॉजिकल चीज़ बोल रहा है कि शायद वर्क स्ट्रेस की वजह से ना उसके पेरेंट्स थोड़े मीन हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं उस पर। स्ट्रेस की वजह से एंगर आना बिल्कुल नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेशन होनी बिल्कुल नॉर्मल है। हमें तो ये लगा ये तो लॉजिकल था, बट सच्चाई तो कुछ और थी ना। सो वही ये टेक्निक हमें समझाना चाहती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं एक फॉल्स एक्सक्यूज देके, जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो लॉजिकल हो, बट वो लॉजिकल बेशक लॉजिकल हो भी, बट वो सच्चा नहीं है, वो एक्सक्यूज जो बच्चा दे रहा है वो गलत है। समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें हम ना एक पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट को सप्रेस करने की जगह हमने क्या किया, उसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दिया, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। मान लो कि एग्रेशन दिखाना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, आप गुस्सा नहीं कर सकते, बट आपने उस चीज़ को एक दूसरे पैशन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आप बॉक्सिंग के थ्रू एग्रेशन दिखा रहे हो। अब बॉक्सिंग में एग्रेशन तो नॉर्मल है, अब कोई भी गेम खेलते हो उसमें एग्रेशन दिखाना बिल्कुल नॉर्मल है, तो वही इस इंसान ने किया, एग्रेशन डायरेक्ट दिखाता तो वो गलत होता, तो इसने क्या किया कि बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी, बॉक्सिंग में एग्रेशन दिखाया, तो ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव चीज़ बन गई। अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या हुआ कि आप अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए आप अपने रोल मॉडल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप अनकॉन्शियसली ना दूसरों की जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हो। अब मान लो कि आपके आसपास के लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके बारे में बोली कि तू तो लूज़र है, तेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता तेरे से, ठीक है तो फेल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने इस चीज़ को मानना शुरू कर दिया कि मैं तो सच में लूज़र हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा नालायक हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं। आपने अनकॉन्शियसली उनकी जो वैल्यूज़ थे, उनके बिलीव्स थे ना, उन्हें अपना बना लिए, उसे हम बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। जब आप दूसरों की चीज़ों को खुद मानना शुरू कर दो। वेरस प्रोजेक्शन में क्या था, अपनी चीज़ों को दूसरों पे डाल देते हो, इसमें दूसरों की चीज़ें अपने ऊपर डाल देते हो। उसके बाद आएगा अनडूइंग। अनडूइंग में क्या होता है कि आपसे कोई गलती हो चुकी है, ठीक है, आपने कोई गलती कर दी है, आप उस गलती को सुधारना चाहते हो, बट अब आप कैसे सुधारोगे, तो आप एक पॉजिटिव एक्शन ले आओगे, ठीक है, आप उसे सुधारने के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म करोगे, उसे बोलते हैं अनडूइंग, सो दैट कि जो आपने पीछे का काम किया है उसे अनडू कर दो, मीन्स उसे रिमूव कर दो, उसे हटा दो, कैंसिल आउट कर दो। अब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे एंड आपने उस स्ट्रेस की वजह से अपने पेरेंट्स पे चिल्ला दिया, अब आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, तो आप उस चीज़ को, जो गिल्ट है, उसे कम करने के लिए, उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए आप क्या करोगे,
अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, उन्हें कोई गिफ्ट दोगे, उन्हें सॉरी बोलोगे, ठीक है? उन्हें कोई बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में ले गए, कुछ भी ऐसा परफॉर्म करोगे, कुछ पॉजिटिव परफॉर्म करोगे सो दैट कि जो पुरानी जो पास्ट की जो चीज़ थी ना आपने की है, उसे हटाया जा सके, उसे कवर अप किया जा सके। इसे हम बोलते हैं अनडूइंग। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन। अब इससे पहले हमने जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े सारे अनकॉन्शियस थे। ये है हमारे कॉन्शियस, मतलब हम जानबूझ के कर रहे हैं ये चीज़ें। समझ गए? पहले वाले अपने आप हो रहे थे, ये वाले हम जानबूझ के और खुद कर रहे हैं। अब ये कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन मीन्स आप किसी एक चीज़ में अच्छे नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ में अच्छे होने के बजाय जो दूसरी चीज़ है जिसमें आप अच्छे हो ना, उसमें और बेस्ट एफर्ट्स करोगे सो दैट कि आप उसमें बिल्कुल टॉप पे चले जाओ। समझ गए? मान लो कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, तो आप अपनी एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे सो दैट कि ये जो चीज़ थी ना, इसे कंपनसेट किया जा सके। ये होता है हमारा कंपनसेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंपनसेशन है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, तो आप बोलोगे ये दोनों है, ठीक है? बट अगर किसी एग्जाम में अनकॉन्शियस आता है और कॉन्शियस भी ऑप्शन आता है, तो आप अनकॉन्शियस की तरफ ज़्यादा जाना। उसके बाद आता है हमारा सप्रेशन। अब सप्रेशन मेच्योर है, सेकंड ये कॉन्शियस भी है क्योंकि खुद ब खुद हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि हम जानबूझ के अपनी जो पेनफुल मेमोरीज हैं, जो ट्रॉमाज हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है उसे सप्रेस कर रहे हो। अब मान लो कि आप पढ़ने बैठे हो और आपके फ़ोन पे ना नोटिफिकेशन आई जा रही है, मैसेजेस आई जा रहे हैं, आपके दोस्तों के, आपके फ्रेंड्स ग्रुप के मैसेज आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, एंड आपको भी वो चीज़ देखनी है, आपको मैसेजेस देखने बट आपको पढ़ना भी है। तो आप अपने दिमाग को क्या कहते हो, रुक जा, अब भी मैसेज नहीं देखने, बाद में देखूंगा जब पढ़ लूंगा। ये आपने क्या किया, कॉन्शियसली उस चीज़ को सप्रेस किया सो दैट कि आप जो परफॉर्म कर रहे हो अपना बिहेवियर वो कंटिन्यू रख सको। सप्रेशन में हम जानबूझ के किसी चीज़ को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, साइड कर देते हैं सो दैट कि हमारे जो बिहेवियर है ना उस पर कोई असर ना पड़े उस टाइम। हम इससे रिलेटेड ही ना हमने एक और डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था जो था रिप्रेशन। रिप्रेशन में अनकॉन्शियसली सप्रेस किया, सप्रेशन में जानबूझ के सप्रेस किया। समझ गए इतना? एक मैच्योर है, सप्रेशन मैच्योर है तो ये इमेच्योर होगा, अगर ये अनकॉन्शियस है तो ये कॉन्शियस होगा। बस इतना याद रखना, ठीक है? उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे समरी वगैरह दी हुई है, मैंने जितनी भी आपको समझाया है ना डिफेंस मैकेनिज्म, सारे यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन में आपको समझाए हुए हैं। अब अगर आपको रिवीजन करनी है तो मेक श्योर आप इस स्लाइड से ही करना, आपको बेटर समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं बस। अब हमने वैसे तो सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ लिए हैं, बट दो डिफेंस मैकेनिज्म्स और इम्पॉर्टेंट है, वो इंक्लूड कर लेना। पहला होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में आप क्या करोगी, आप इमोशनल उस चीज़ को फील करने की जगह आप वहाँ पे ना इंटेलिजेंस जोड़ोगे, अपनी लॉजिकल चीज़ जोड़ोगे। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, आपके फैमिली मेम्बर में कोई लॉन्ग टर्म इलनेस से जूझ रहा था एंड उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में आप उस ग्रीफ को फील करने की जगह आप ये सोचोगे कि काफ़ी टाइम से बीमार थे, कौन कौन सी दवाइयाँ ली थी, कैसा कैसा इलाज हुआ था, आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे रेदर देन उस इमोशनल स्टेट को फील करने की जगह। वो थी इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मीन्स इमोशन को फील करना चाहिए बट आप वहाँ पे इंटेलेक्ट ज्वाइन कर रहे हो। सेकेंड आती है हमारी फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स आपकी जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, इसलिए आपने क्या किया, आपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया अपना। आप इमेजिनेशन में जो आप चीज़ें रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो चीज़ें आप अपनी इमेजिनेशन में कर रहे हो, इसे बोलते हैं फैंटेसी। इसमें आप क्या कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो अपनी रियलिटी से। समझ गए? उसके बाद आप ये क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो जो इसके लास्ट में मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं आपको, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट क्वेश्चन हैं जो PYQs आए हुए हैं डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड, ये सारे वही हैं। अब तक हमने वो सारी चीज़ें कवर अप कर ली जो साइको एनालिसिस के अकॉर्डिंग थी। अब हम वो चीज़ें कवर अप करेंगे जो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमें जानना ज़रूरी है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि साइको एनालिसिस के स्कूल के बारे में लिखो, तो अब तक हमने जितना भी कवर अप किए अब वो सारी चीज़ें लिखोगे। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सिगमंड फ्रॉइड के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखो, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं आपको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा प्लस जो हम पढ़ चुके हैं उसमें, ठीक है? तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा टॉपिक साइकिक डिटर्मिनिज्म। अभी साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ना PYQ है, तो इसको अच्छे से समझना।
साइकिक डिटर्मिनिज्म कहता है कि आपके थॉट, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपका बिहेवियर, जितनी भी चीज़ें आपके साथ मेंटली हो रही हैं, साइकोलॉजिकली हो रही हैं, उनका एक डेफिनेट कॉज ज़रूर होगा। समझ गए इतना? ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली या बाय मिस्टेक नहीं होती, हर चीज़ का एक कारण है। उसे हम बोलते हैं साइकिक डिटर्मिनिज्म। एंड सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था? कौन सा कारण है? अनकॉन्शियस। बस इतना याद रखना। अब इसी बिना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपको किसी इंसान का नाम याद नहीं रहता। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपको नाम नहीं याद रह रहा मीन्स मेंटली ये चीज़ है ना, नाम नहीं याद रख पा रहे हो। इसका मतलब हुआ अनकॉन्शियसली आप या तो उस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, या आप डिसलाइक करते हो, या फिर वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको उस इंसान का नाम नहीं पता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैथारसिस। आपने ना अपने कॉलेज लेवल में इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। एंड अगर आप यूजीसी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ना कैथारसिस आगे जाके डिटेल में थेरेपीज वगैरह में करवाया जाएगा। अब कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस का मीन्स जब आप अपनी जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उन्हें वेंट आउट कर देते हो रो के, उसे हम कैथारसिस बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने अंदर ना बहुत सारा ट्रॉमा इकट्ठा किया था अपने पास से रिलेटेड, तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि आप क्लाइंट को पूछोगे, क्या पूछोगे कि आपका पास्ट ट्रॉमा क्या था। क्लाइंट आपको अपना पास्ट ट्रॉमा बताएगा और जब वो वेंट आउट करेगा तो वो रो देगा। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि वो रोना अच्छा है, आप वहाँ पे चुप मत करवाओ। इसी टेक्निक को उन्होंने कहा कैथारसिस। मीन्स जब आपके सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ जाते हैं, आप रो देते हो, ठीक है, उस चीज़ को बताने के बाद आप बताते बताते रो देते हो, उसे कैथारसिस बोलता है। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, द केस ऑफ एना ओ। अब द केस ऑफ एना ओ ना एक ब्लेसिंग की तरह है हमारे सिगमंड फ्रॉइड के लिए, क्योंकि इस केस से ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड इसी के बेस पे फ्री एसोसिएशन टेक्निक भी बनी है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिगमंड फ्रॉइड के मेंटोर थे जोसेफ ब्रूनर, ठीक है, प्लस ये उनके क्लोज फ्रेंड भी थे। अब होता क्या है कि जोसेफ ब्रूनर के पास एक पेशेंट थी, उस पेशेंट को हिस्टीरिया था, जिसे इस टाइम में हम कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। हिस्टीरिया में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक डैमेज नहीं होता बॉडी में, बट फिर भी आपको फिजिकल सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि उस लेडी के केस में होता था। ब्लाइंडनेस थी, ठीक है, मतलब कुछ दिखता नहीं था, कानों से भी कम सुनता था, बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, बट इसका कोई भी ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल डैमेज नहीं था। इसका मतलब हुआ कि जो भी चीज़ें अफेक्ट कर रही थी वो साइकोलॉजिकल थी। इस चीज़ को जोसेफ ब्रूनर ने स्टडी किया। अब जोसेफ ब्रूनर ने क्या किया, एनओ को बोला कि आपकी जितनी भी बातें हैं आप उन्हें खुल के बोलो बिना सेंसर किए। अब एनओ ने वही किया, खुल के बात की उस चीज़ के बारे में, अपने ट्रॉमा को रिकॉल किया एंड ट्रॉमा बताते बताते वो रो पड़ी, उनका कैथारसिस हो गया। एंड जब कैथारसिस हुआ एंड उसके बाद जो फिजिकल सिम्टम्स थे वो कम हो गए। अब इसी चीज़ पे बेस्ड है हमारी फ्री एसोसिएशन। बट फ्री एसोसिएशन बनने से पहले ही एनाओ ने इस टेक्निक को एक नाम दे दिया था, जिसका नाम था द टॉकिंग क्योर मेथड। अब द टॉकिंग क्योर का मतलब क्या होता है कि खुल के बात करो आप किसी चीज़ के बारे में। जब आप खुल के बात करते हो बिना सेंसर किए, तब आपके इमोशन वेंट आउट होते हैं, आप रोते हो एंड उस चीज़ से आपके जो फिजिकल सिम्टम्स है वो कम होते हैं, क्योंकि आप हील हो रहे हो। समझ गए? बस इतनी सी बात थी इसमें। अगर आपसे पूछा जाए क्या सिगमंड फ्रॉइड ने एनाओ को स्टडी किया था, डायरेक्ट कभी स्टडी नहीं किया। जोसेफ ब्रूनर, ठीक है, एनाओ को स्टडी करते थे। जोसेफ ब्रूनर मेंटोर थे सिगमंड फ्रॉइड के एंड उन्होंने ही इस केस के बारे में सिगमंड फ्रॉइड को बताया था। बस इतना याद रखना। बट आप सोच रहे होगे ना कि ऐसे हुआ क्या था एनाओ के साथ जो उसे ऐसे फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे। उसके फिजिकल सिम्टम्स की वजह थी उसके इल फादर। एनओ के फादर ना बहुत एक क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इलनेस से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से जो एनओ थी ना बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस कर रही थी एंड उसी स्ट्रेस को, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था, वो कन्वर्ट हो गया फिजिकल सिम्टम्स में, जिसकी वजह से उसे ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस वगैरह आने शुरू हो गए। ठीक है, अब इसमें ना एनओ ने दो टर्म्स निकाली थी, द टॉकिंग क्योर, ठीक है, और सेकेंड द चिमनी स्वीपिंग। चिमनी स्वीपिंग क्या होती है कि सपोज करो आपके घर में एक चिमनी है जो बहुत गंदी हो चुकी है, धूल है उसमें, जाले वगैरह लग चुके हैं, तो आप क्या करते हो, झाड़ू पकड़ते हो या मॉप वगैरह उससे साफ कर देते हो, जाले हटा देते हो, अपनी चिमनी क्लीन कर देते हो। फिर क्या होता है, धुआं बाहर चला जाता है चिमनी से, घर के अंदर धुआं नहीं होता। अब इसी चीज़ को एनओ ने एक मेटाफर की तरह यूज़ किया कि हमारे दिमाग में भी
अनकॉन्शियस माइंड में से कुछ चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी होती हैं। जब आप उन चीज़ों को वेंट आउट कर देते हो, निकाल देते हो, तो आपका दिमाग रिलैक्स फील करता है, आपके फिजिकल सिम्टम्स चले जाते हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली हील हो चुके हो। समझ गए? अब एनओ के केस में कुछ चीज़ें याद रखना। फर्स्ट, हिस्टीरिया का केस था, अब इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। सेकंड, सिगमंड फ्रॉइड ने इसे स्टडी नहीं किया था, स्टडी किया था जोसेफ ब्रूनर ने। थर्ड, द टॉकिंग क्योर या फिर चिमनी स्वीपिंग इफेक्ट का नाम किसने दिया था? एनओ ने दिया था। बस, ठीक है। अब आता है पैराप्रैक्सिस। अब ये पैराप्रैक्सिस क्या है? पैराप्रैक्सिस होता है कि जब आप गलती कर देते हो, बोलते टाइम कुछ गलती कर दी, कोई एक्शन करते टाइम गलती कर दी, या लिखते टाइम आपकी मेमोरी कुछ रिकॉल करते टाइम गलती कर देते हो, उसे पैराप्रैक्सिस कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ये गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि आपके अनकॉन्शियस जो थॉट्स हैं, विशेज़ है, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपके थॉट्स के साथ, ठीक है। और ये एक्सीडेंटल नहीं होता, कोई भी चीज़ एक्सीडेंटल नहीं है, हर चीज़ का एक डेफिनेट कॉज है, इसलिए ये चीज़ भी एक कॉज की वजह से ही हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए पैराप्रैक्सिस क्या है, मतलब एरर हो जाना अनकॉन्शियस थॉट्स विशेस की वजह से। अब इसमें कुछ टाइप्स, आपको टाइप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पैराप्रैक्सिस क्या होता है, तो बोलना स्लिप ऑफ टंग होता है, गलती से कुछ बोल देना जो आप नहीं बोलना चाहते थे, बाय मिस्टेक हो गई वो चीज़। बट सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था? बाय मिस्टेक कुछ नहीं होता, हर चीज़ का एक डेफिनेट कॉज है, और कॉज क्या है? आपका अनकॉन्शियस माइंड। जैसे कि मान लो कि आपने बोलते टाइम कुछ गलती कर दी, मान लो आपने अपने करंट बॉयफ्रेंड को अपने एक्स के नाम से बुला दिया। अब इसका मतलब क्या था? आपके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ गलती से हुई ना, बट सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था? गलती से कुछ नहीं होता, हर चीज़ का एक कॉज है। कॉज क्या है? अनकॉन्शियस माइंड। उन्होंने कहा कि आपकी ये गलती आपके अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हुई है। इसका मतलब है कि वो इंसान आपकी सप्रेस्ड मेमोरीज में जा चुका है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में अभी भी है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे पैराप्लेक्सिस या फिर फ्रूइडियन स्लिप या फिर स्लिप ऑफ टंग। अब जैसे टाइप्स हैं, स्लिप ऑफ टंग मीन्स गलती से कुछ और बोल दिया, नहीं बोलना चाहते थे, कोई वर्ड गलत बोल दिया। स्लिप ऑफ पेन, लिखते टाइम कुछ और लिखना था बट लिख कुछ और दिया। फॉरगेटिंग नेम्स, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नाम याद नहीं रख पा रहे, भूल रहे हो बार बार नाम, क्यों भूल रहे हो? अवॉइड कर रहे हो, डिसलाइक करते हो, या वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स, कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रख के भूल चुके हो। लास्ट, रीडिंग और हियरिंग रॉन्ग वर्ड्स, मतलब गलत वर्ड सुन लेना। क्यों सुनते हो? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा है, कोई और थॉट्स चल रहे हैं, इस वजह से उस चीज़ से जो चीज़ रेजोनेट कर रही होगी, जो चीज़ उस चीज़ से लिंक होगी, वो सुन लोगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। अब कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी होती है हमारी फेलिक स्टेज में। हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें थर्ड स्टेज थी फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में हमने पढ़ा था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब लड़का अपनी मदर से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो एंड अपने फादर से एनवी करे, अपने फादर से जेलिसी करे, नफरत करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। बट अब मान लो कि बच्चा है ना, उसे डर लग रहा है कि अगर मेरे पापा को ये चीज़ पता चल गई, मेरे पापा मुझे पनिश करेंगे, ठीक है, जो मेरा पेनिस है उसे कट कर देंगे। एंड इस एंग्जाइटी को बोलते हैं हम, इस डर को बोलते हैं हम कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉइड की मेजर बुक्स। अब अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर आप इस स्लाइड को देखना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। अगर याद करना है या फिर देखनी है वैसे ही तो आप देख लो, बट ये मेजरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है। इसमें मैंने आपको प्रॉपर बुक्स बताई हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कब आई थी वो बुक्स, प्लस उस बुक में कौन सी मेन चीज़ थी या कौन सी चीज़ों के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने मेंशन किया। अब सबसे पहले आती है हमारी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये 1990 में आई थी। इसमें ना एक मेन लाइन थी जिसका मतलब होता है रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स को कहा है रॉयल रोड टू अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट होता है कि जो आपने ड्रीम देखा वो एग्जैक्ट आप उसे डिस्क्राइब कर दो। मान लो कि अपने ड्रीम में अपने आप के पीछे एक राक्षस भागते हुए देखा, ठीक है, एक बहुत अगली क्रिएचर है, वो आपके पीछे भाग रहा है, उसे मैनिफेस्ट कंटेंट बोलते हैं। सेकंड आता है लेटेंट कंटेंट। लेटेंट कंटेंट होता है कि उस जानवर को तो आपने देख लिया, बट उसका कोई हिडन मीनिंग होगा पक्का, अनकॉन्शियसली ना कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपको वो चीज़ दिख रही है, वो जानवर दिखा।
अब अनकॉन्शियसली सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा कि मान लो कि अगर आपके पीछे कोई क्रिएचर भाग रहा है, इसका मतलब है कि आप किसी से डर के भाग रहे हो। अगर मान लो कि आपके टीथ फॉल हो जाते हैं, मैनिफेस्ट कंटेंट में सिंपली टीथ फॉल होना मतलब कि आपके फिजिकली जो नुकसान हो रहा है दांतों को, ठीक है। बट लेटेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग मीन्स आप अपनी पावर लूज कर रहे हो, आप अपनी अट्रैक्टिवनेस लूज कर रहे हो। सेम अगर आप अपने आप को न्यूड देखते हो अपने ड्रीम्स में, ठीक है, मैनिफेस्ट कंटेंट में, तो मैनिफेस्ट कंटेंट में न्यूड देखना मीन्स आप सिंपली नेक्ड हो, इसका कोई और मतलब नहीं है। डायरेक्ट अपने आप को अपने नेक देखा सपने में, दैट्स इट। लेटेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग मीन्स आपको डर है कि लोग आपकी इनसिक्योरिटीज ना देख लें, आप लोगों से घबरा रहे हो, आप लोगों से डर रहे हो, आप लोगों से छुप रहे हो कि कहीं उनको आपके फ्लॉज ना दिख जाए। सेकंड आती है हमारी द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, जिसमें पैराप्लेक्सिस के बारे में लिखा गया। थर्ड 3 ऐसे ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, जिसमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस प्लस हर एक स्टेज के अंदर कौन सी फिक्सेशन या एरोजिनस जोन है वो मेंशन किए गए। उसके बाद आती है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। अब आपको पता है ना प्लेजर प्रिंसिपल क्या था, इड, इड के बारे में मेंशन है, प्लस एरोस और थैनाटोस के बारे में मेंशन है यहाँ पे। अब लास्ट आती है हमारी द ईगो एंड द इड, इसमें हमारे जो 3 स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी हैं उनके बारे में लिखा गया, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। ये हो गया। एंड कैसे उसके बाद तो अब आता है हमारा क्रिटिसिज्म। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा द लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस मीन्स जितनी भी थ्योरी है वो सिर्फ सब्जेक्टिव बेसिस पे है। आप उन चीज़ों को, आप जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट इवेंट्स है, अनकॉन्शियस माइंड क्या इफेक्ट कर रहा है, वो आप साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते। वो आपका थॉट प्रोसेस है, आपके सप्रेस्ड इमोशंस है, आप कैसे साइंटिफिकली उन्हें प्रूव करोगे, आप नहीं कर सकते। अब सेकंड आता है डिफ़िकल्टी टू फॉल्सिफाई। फॉल्सिफाई क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें, ये जो थ्योरी है ना, पूरी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स आप अपने पेशेंट को कुछ भी पूछते हो, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग जवाब देगा। अब आप अगर वो चीज़ आपकी थ्योरी से रिलेट करती है तो आप उसे येस या नो बोल देते हो। बट क्या साइंटिफिकली आप किसी भी चीज़ को, किसी इंसान ने जस्ट बोला है इसलिए आप उसे फॉल्सिफाई कर सकते हो, हाँ या ना में तोल सकते हो? नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो आपकी खुद की थ्योरीज ही एविडेंस बेस्ड नहीं है, आपकी थ्योरीज ही कुछ सब्जेक्टिव लोगों पे बेस्ड है। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है, अगर वो कुछ इंटरप्रेट कर रहा है तो आप किस बेसिस पे जज कर रहे हो अपने पेशेंट को? जस्ट बिकॉज कि आपके थॉट्स या आपने जो कुछ सब्जेक्टिव लोगों का ओपिनियन लिया वो भी वैसा था, इसलिए आप उसे येस या नो में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट और कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप फॉल्सिफाई कर ही नहीं सकते। थर्ड पॉइंट आता है हमारा ओवर एम्फोसिस ऑन सेक्सुअलिटी। हर चीज़ को सेक्सुअलिटी से लिंक करने की कोशिश की गई है, जैसे कि हमारी लर्निंग है, हमारा सोशल कंटेक्स्ट, हमारा कल्चर, इवन आपका जो अपने पेरेंट्स के साथ अट्रैक्शन है, जो प्यार है, उसे भी इन्होंने ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, स्मॉल और अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसका मतलब है कि एक तो इन्होंने की बहुत कम लोगों पे स्टडी है, प्लस जिन लोगों पे स्टडी की गई है उन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई डिसऑर्डर था, ठीक है। उन लोगों पे स्टडी करके आपने एक हेल्दी पॉपुलेशन पे उस चीज़ को जनरलाइज कर दिया, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो क्रिटिसाइज होगी। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जेंडर बाइस। इन्होंने अपनी जितनी भी स्टडी की है सब मेल्स पे की है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा ना कि इन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था बट इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने विमेंस को स्टडी किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ मेल्स को स्टडी किया था। प्लस इन्होंने कहा था कि जो फीमेल्स होती है उन्हें एक पैनस एनवी होता है। अब पैनस एनवी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें जेलेसी होती है कि हमारे पास पैनस नहीं है एंड सामने वाले जो आदमी हैं उनके पास वो चीज़ है, इसलिए वो जेलस फील करती है, इन्फीरियर फील करती है। बस ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे ना आपके लिए समरी और कुछ क्वेश्चंस प्लस की वन लाइनर्स रखे हुए हैं। जब भी आप लास्ट मोमेंट पे अपनी रिवीजन करना चाहते हो तो आप इस स्लाइड को देख सकते हो। इसके बाद की जो 2 स्लाइड्स हैं उसमें हमने यूजीसी नेट के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर देना। मेल करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने मुझे मेल किया है एंड किस नाम से मेल किया है। उसके बाद मैं आपको वो जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होगी वो सेंड कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमने साइको एनालिसिस स्कूल भी कवर अप कर लिया और सिगमंड फ्रॉइड की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उन्हें भी पढ़ लिया। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अगर आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।